गुड मॉर्निंग बेटा। श्वसन और गैसों के निरूपण में कल आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या था कि ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड ही एक तरह के माध्यम का कार्य करता है। ब्लड ही है जो ऑक्सीजन और CO2 को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। फिर इसके बाद क्या था कि 97% ऑक्सीजन ब्लड में RBCs के थ्रू द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। 97% ऑक्सीजन का 97% पार्ट किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? RBC के थ्रू। और RBC क्या है? RBC एक रेड ब्लड सेल्स है। बची हुई 3% 97% ऑक्सीजन ने RBC ने ट्रांसपोर्ट कर दी और जो 3% ऑक्सीजन बची, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBCs के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। 20 से 25% CO2 होती है RBCs के द्वारा। इसका 70% बाइकार्बोनेट्स के रूप में और लगभग 7% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में होती है, कितने परसेंट होती है? 3%। ऑक्सीजन है 3% और कार्बन डाइऑक्साइड है 7% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या था कि हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर पाया जाने वाला एक लाल रंग का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना मुख्यतः ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या से जुड़ रही है या क्यों जुड़ रही है, ये निर्भर करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब पर कि ऑक्सीजन जो है वो किस प्रेशर से बॉडी में एंटर कर रही है। पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जैसे कुछ फैक्टर हैं जिसमें ये बाइंडिंग प्रभावित होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने कल पढ़े थे, लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आंशिक दाब कार्बन डाइऑक्साइड का और तापमान। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो काम करते हैं जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल ऑक्सीजन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलता है। सिग्मोइड कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड कर्व कुछ ऐसा हमें मिलता है, कुछ इस टाइप का हमें कर्व मिलता है। दिस इज सिग्मोइड कर्व। और ये कब मिलता है? जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन और प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के बीच में, किसके बीच में? ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन के बीच बनता है ये। और क्या होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन की परसेंटेज सैचुरेशन के बीच में जब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसा बनता है? वो एक एस फॉर्म बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व बोलते हैं जिसको हम। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। सिग्मोइड कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सिग्मोइड कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं किसको? सिग्मोइड कर्व को। इसका यूज हम उन फैक्टर्स की स्टडी के लिए करते हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में प्रभाव डालते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होती है। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होती है। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसी होती है? हाई होती है, ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देन इसके बाद क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है। एल्वुलाई में क्या होता है? ऑक्सीजन का हाई होता है
फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है और तापमान भी कम होता है। ये सभी फैक्टर्स ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़कर, ये सारे फैक्टर्स ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम करते हैं या सहायक होते हैं। जैसे एल्वुलाई में ये जो हाई है टिश्यू में वो काम लो पे होता है। अब अगर ये बात हो गई एल्वुलाई की, अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन टिश्यूज में कर रहे हैं या टिश्यूज में हो रहा है तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई हो जाएगा एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई, टेम्परेचर भी कैसा होगा, हाई हो जाएगा। सिर्फ और टिश्यूज में ये फैक्टर्स होते हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करते हैं और एल्वुलाई में ये 3 फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। देन लंग सरफेस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और टिश्यू साइड से अलग हो जाती है। लंग के सरफेस पे जाकर के क्या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और टिश्यू साइड से वो अलग हो जाती है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंतर्गत प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को देता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को 5 ml ऑक्सीजन देगा, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देगा। ठीक, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितना ब्लड दे रहा है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को कितनी ऑक्सीजन दे रही है, 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को दे रही है। ये था आपका ऑक्सीजन का। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, यहाँ तक आपने कल पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो अबाउट 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात थी एल्वुलाई की। अब जब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की, जब हम O2 का ट्रांसफर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन ने तो क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, हीमोग्लोबिन बनाया। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है और ये बाइंडिंग रिलेट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बदले में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है, ये प्रभावित होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये मेन फैक्टर है जो इस बाइंडिंग में प्रभाव डालता है। CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आंशिक दाब एक मुख्य कारक है CO2 के ट्रांसपोर्टेशन का। देन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होती है तब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये ज्यादा होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिनिमम होगा, तब क्या होता है, तब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। इस कंडीशन में CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। इस कंडीशन में
CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और ये काम होता है टिश्यूज तक। ठीक, इतनी बात आई। क्या हुआ, जब CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ऑक्सीजन का आंशिक दाब मिनिमम होगा, कम होगा। इस कंडीशन में CO2 जुड़ेगी हीमोग्लोबिन के साथ में, बाइंड अप हो जाएगी और ये काम कहाँ होता है, ये काम होता है हमारे टिश्यूज में। और जस्ट अपोजिट, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ये काम होगा किसमें, एल्वुलाई में। ये काम किसमें होगा, एल्वुलाई में। और ये यहाँ पर बन जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और ये काम होता है एल्वुलाई में। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है, तब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन कहाँ बनता है, एल्वुलाई में बनता है। इसके बाद क्या होता है कि इसका अभिप्राय है कि टिश्यू में जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ती है वो एल्वुलाई में दे दी जाती है। इसका मतलब यहाँ पर बस यही है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के पास थी, सॉरी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू के पास थी, टिश्यूज ने वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी, एल्वुलाई को दे दी। क्योंकि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हमारा एल्वुलाई में बन रहा है, बाइंड अप कहाँ पे हो रही है CO2 हीमोग्लोबिन से, टिश्यू में। लेकिन यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना, बाइंड अप हो गई लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने में कैपेबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, जब वो एल्वुलाई में पहुंच जाती है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो क्या होता है, टिश्यूज के पास में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, टिश्यू अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसको दे देता है, एल्वुलाई को, और एल्वुलाई में जाकर के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद क्या है कि आरबीसीज में कार्बामिनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसकी कुछ मात्रा प्लाज्मा में भी होती है। यह एंजाइम इन रिएक्शंस को दोनों डायरेक्शन में कंप्लीट करता है। और रिएक्शन क्या है कि CO2 क्या होता है, CO2 वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ये रिएक्शन डबल साइडेड होती है, दोनों तरफ से सहज होती है। क्या बना, H2CO3 कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसके बाद क्या हुआ, जब कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आया, फिर इसने आगे रिएक्शन करी और क्या बनाया, HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, CO2 वाटर के साथ जुड़ती है और कार्बोनिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना रही है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना रही है। फिर कार्बिनो हीमोग्लोबिन जो यहाँ पे बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन जो कार्बिनो हीमोग्लोबिन के साथ में जो हाइड्रोजन आयन लगा हुआ था, एनहाइड्रेज एंजाइम ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दिया। तो ये रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, एंजाइम का बेसिकली काम क्या होता है, एंजाइम एक कैटलिस्ट का काम करता है और कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शंस की रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो एनहाइड्रेज एंजाइम ने वही काम यहाँ पर किया। उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, जैसे ही एनहाइड्रेज की प्रेजेंस हुई, हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन रिमूव हो गया कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से। फिर टिश्यूज की ओर से कैटाबॉलिज्म होने के कारण CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है। टिश्यूज की ओर से जो कैटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण
CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अधिक हो जाता है, वहाँ पर CO2 ब्लड में चली जाती है और SiO3 माइनस और हाइड्रोजन आयन प्लस बनाती है। फिर एल्यूलाई को की ओर जहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है तो रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है और CO2 तथा H2O बनाते हैं। मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कैसी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये ऐसे भी हो रही है और यहाँ पर ये दोनों जुड़ करके ऊपर जा करके यहाँ मतलब ये राइट साइड से भी हो रही है, लेफ्ट साइड से भी हो रही है। रिवर्सिबल का मतलब होता है रिएक्शन राइट साइड से भी हो रही है और लेफ्ट साइड से हो रही है। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट रिएक्शन करेगा तो रिएक्टेंट बना देगा और रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बना देगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है लाइक अ साइकिल। ठीक, देन इस प्रकार जो CO2 टिश्यूज की ओर बाइकार्बोनेट के रूप में जुड़कर एल्यूलाई की ओर ट्रांसपोर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर रिलीज कर दी जाती है। प्रत्येक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml एल्यूलाई को 4 ml CO2 देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का 100 ml 4 ml ऑफ CO2 देता है किसको, एल्यूलाई को। ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद आपका आता है बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है, रेगुलेशन कैसे हो रहा है इसका वो देखिए। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये रेगुलेशन क्या है, रेगुलेट कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन हमारा, बॉडी टिश्यूज की आवश्यकता के अनुसार मनुष्य के अंदर रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन और मॉडरेट करने की अद्भुत क्षमता होती है। टिश्यूज के पास एक कैपेबिलिटी होती है जो रेस्पिरेशन का रिदम है उसको मेंटेन और मॉडरेट कर सके। ये टिश्यूज अपने आप में कैपेबल है, जितने भी टिश्यूज हमारी बॉडी में अवेलेबल है वो सारे क्या है, इस चीज़ के लिए कैपेबल है कि जितना भी रेस्पिरेटरी रिदम है, जो भी गैसेस बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, इनहेल हम कर रहे हैं, उनको मेंटेन और मॉडरेट किया जाए। इसके लिए टिश्यूज क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। और ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, ये सारा काम हमारा हो रहा है न्यूरल सिस्टम के थ्रू। हर चीज़ को मेंटेन और मॉडरेट करने के जो सिंबल्स हैं, जो मैसेजेस हैं, वो हमारी बॉडीज को कौन देते हैं, वो हमारी बॉडीज को देते हैं हमारा न्यूरल सिस्टम। फिर क्या है कि ब्रेन के मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम होता है। ब्रेन का जो मेडुला रीजन होता है, ब्रेन का मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम होता है, सेंटर होता है। मेडुला क्या करता है, मेडुला ही हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम का सेंटर होता है। रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में प्राइमरी रोल इसी का होता है। जब रेस्पिरेशन का रेगुलेशन स्टार्ट होता है, जब जितना भी श्वसन की क्रियाएं हैं उनको रेगुलेट करने का काम यही इसी मेडुला से ही शुरू होता है। प्राइमरी रीजन क्या है, मेडुला है, किसका, रेस्पिरेटरी रिदम का या श्वसन की क्रिया का। इसके बाद क्या है, एक दूसरा सेंटर जो ब्रेन के पॉन्स रीजन में होता है उसको न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। पॉन्स में क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एक है हमारा मेडुला, दूसरा है ब्रेन का हमारा पॉन्स। पॉन्स में क्या है, न्यूमोटॉक्सिक रीजन। अब ये क्या कर रहा है, न्यूमोटॉक्सिक रीजन कहते हैं, यह रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है। ये काम करता है प्राइमरी वर्किंग ये होती है। और रेस्पिरेटरी सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, ये रेस्पिरेशन को
क्या करता है, रेस्पिरेशन को मॉडरेट करता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि नीमोटॉक्सिक सेंटर से जो सिग्नल आते हैं वो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम करके रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, रेस्पिरेटरी सेंटर के समीप में एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है। जो रिदम सेंटर होता है, रिदम सेंटर क्या है हमारा, रिदम सेंटर है हमारा मेडुला। तो मेडुला के नज़दीक में क्या होता है, एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है। इसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने के कारण ये सेंटर एक्टिवेट होकर रिदम सेंटर को एक सिग्नल भेजता है कि वह रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करे जिससे ये सब्सटेंस बाहर निकल जाए, जो अनडिजायरेबल हैं वो बाहर निकल जाए। एरोटिक आर्क और कैरोटिक आर्टरीज से जुड़े रिसेप्टर्स भी CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में बदलाव को पहचान लेते हैं और वो भी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजते हैं जिससे कि वह इसके उपचार के लिए एक्शन ले। रेस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कुछ बहुत ज़्यादा खास रोल नहीं होता। रेगुलेशन का बेसिकली मतलब होता है कि जितना भी अनडिजायरेबल गैसेस हमारी बॉडी में गई हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए, ये है हमारा रेगुलेशन। इसके बाद कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के। डिसऑर्डर्स का मीन्स कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं और वो डिजीज़ हमारी कौन कौन सी है वो देखिए, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट क्या है, एक तो हो जाती है अस्थमा, जिसको आप सब जानते हैं अच्छे से, सांस की बीमारी जिसको कहा जाता है। दूसरी होती है एम्फीसीमा, अभी बताते हैं कि ये क्या है। और थर्ड और लास्ट है आपकी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब अस्थमा क्या है, इसमें सांस लेने में परेशानी होती है और सांस लेने में घरघराहट या व्हीजिंग की आवाज़ आती है। ये ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन के कारण हो जाए। ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोल्स में जब सूजन आ जाती है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसको हमने क्या नाम दिया, उसका नाम रहा है अस्थमा। इसके बाद में एम्फीसीमा क्या है, ये बीमारी धीरे धीरे होती है, ये बीमारी धीमे धीमे होती है या क्रॉनिक डिजीज जिसको हम कह सकते हैं। इसमें एल्वियोलर वॉल्व नष्ट हो जाती हैं जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाती है। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है स्मोकिंग। जो एम्फीसीमा है इसका मुख्य रीज़न क्या है, इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से जो लंग्स की सरफेस होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। लास्ट और थर्ड है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज जिसमें मुख्य रूप से ग्रिंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग होती है और इतनी अधिक धूल होती है कि हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म इस स्थिति में पूरी तरह से उभर कर नहीं आ पाती। जहाँ पर ग्राइंडिंग होती है या पत्थरों को काटा जाता है वहाँ पर इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, वो खुल नहीं पाता, वो ओपन होकर बाहर नहीं आ पाता। इन स्थानों पर काफ़ी लंबे समय तक रहने से इन्फ्लेमेशन और फाइब्रियोसिस का मतलब होता है बेटा, जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। फाइब्रस टिश्यूज़ का बढ़ना भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, हो जाता है और इस कारण से लंग्स में क्या होता है, बहुत सीवियर अटैक हो जाता है।
इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स को इसीलिए प्रोटेक्टिव मास्क लिए जाते हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जहाँ पर ग्राइंडिंग का काम होता है या पत्थरों को काटने का काम किया जाता है या उनको महीन करने का काम किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, ऐसी जगह पर काम करने वाले लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब कहने का ये हुआ कि जो भी लड़ने की क्षमता है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो भर कर सामने नहीं आ पाता है। और इस वजह से क्या होता है, जो हमारी लंग्स की सरफेस है वो हमारी वहाँ पर फाइब्रस टिश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइब्रस टिश्यूज के बढ़ने से जो लंग्स की सरफेस है वो बहुत डेंस हो जाती है और रेस्पिरेशन में दिक्कत आने लगती है। तो ये 3 हमारे डिसऑर्डर हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ये चैप्टर बेटा आपका फिनिश हो गया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।